Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss types of organizational culture. This is part 2 of the topic organizational culture. This topic is from Unit 6, Business Management and Human Resource Management. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the video. इस वीडियो में हम वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कर रहे हैं. तो ये जो टाइप्स हैं ये वेरियस ऑथर्स ने दी हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट मॉडल्स. तो इस वीडियो में हम मॉडल्स देखेंगे और लास्टली कुछ अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी करेंगे. सो लेट्स बिगिन with the first model, which is Deal and Kennedy model of organizational culture. डील एंड कैनेडी ने 1982 में ये मॉडल दिया था जिसमें उसने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है और ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो करना चाहिए इफ़ यू वांट टू सक्सीड. ये जो मॉडल है डील एंड कैनेडी का, ये 2 डायमेंशंस पे बेस्ड है, रिस्क और फीडबैक. अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क लो है तो जो लोग हैं वो विलिंग होंगे टू टेक अप रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लिमिट. बट अगर रिस्क हाई है तो उस रिस्क को मैनेज करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. जो हाई रिस्क कंपनीज़ होती हैं उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो रिस्क टेकर्स हैं, जो बिलीव करते हैं रिस्क टेकिंग में. फीडबैक की अगर बात करें तो फीडबैक जो है इसमें बेस्ड है ऑन कि क्विक फीडबैक मिलेगा या स्लो फीडबैक मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गोलकीपर जब गोल करता है तो उसको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि अगर गोल हो गया है या नहीं हुआ है. और वहीं पर एक सर्जन जब कोई ऑपरेशन करता है तो उसको टाइम लगता है ये पता करने में कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है कि नहीं. इट मे टेक मंथ्स और इट मे इवन टेक ईयर्स टू डिस्कवर वेदर द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल और नॉट. तो जैसा कि हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि अगर रिस्क जो है वो लो होगा, हाई होगा और फीडबैक जो है वो रैपिड होगा, स्लो होगा. इस बेसिस पर डील और कैनेडी ने 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आइडेंटिफाई किए हैं जो कि है वर्क हार्ड प्ले हार्ड कल्चर, टफ गाय मैचो कल्चर, बेट द कंपनी कल्चर एंड प्रोसेस कल्चर. तो आइए देखते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर क्या कहते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं टफ गाय मैचो कल्चर की. इस कल्चर के रिगार्डिंग डील एंड कैनेडी ने कहा था अ वर्ड ऑफ इंडिविजुअलिस्ट who regularly take high risk and get quick feedback on whether their actions were right or wrong. तो ये जो कल्चर है इसमें हाई रिस्क है और फीडबैक जो है वो भी क्विकली मिल जाता है. इस कल्चर में वो एम्प्लॉयज़ काम करना पसंद करते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं, जिनको एक्साइटिंग लगता है रिस्क. ये कल्चर वर्क करता है इन एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और एडवर्टाइजिंग जैसी फर्म्स में. इस कल्चर में इंटरनल कंपटीशन होता है और इस वजह से लोग जो हैं वो अपने फुल कैपेबिलिटी के साथ काम करते हैं. बट दिस ऑल्सो लीड्स टू इंटरनल पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट. बट साथ में डील एंड कैनेडी ने ये भी कहा था कि ये कल्चर जो है वो लीस्ट डिस्क्रिमिनेटरी होता है क्योंकि यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स हैं या जो एक्नॉलेजमेंट है वो मेरिट के बेसिस पे दी जाती है. जिसने सबसे अच्छा काम किया है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा. तो ये कल्चर ऐसे इंडिविजुअल्स, इस कल्चर में ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिस्क को एंजॉय करते हैं, जिनको जल्दी फीडबैक चाहिए होता है अपने डिसीजंस पे. नेक्स्ट है हमारे पास वर्क हार्ड प्ले हार्ड कल्चर. इसमें डील एंड कैनेडी ने कहा था इस कल्चर को लेकर फन एंड एक्शन आर द रूल हेयर एंड एम्प्लॉयज टेक फ्यू रिस्क ऑल विद क्विक फीडबैक टू सक्सीड. द कल्चर encourages them to maintain a high level of relatively low risk activity. तो यहाँ पर रिस्क जो है वो कम है लेकिन फीडबैक जो है वो क्विक है. तो ये एक सेल्स ड्रिवन कल्चर कहा जाता है जहाँ पर जो सेल्समैन होते हैं वो हीरो बन जाते हैं. ठीक है, उन्हें क्विक फीडबैक मिलता है, मतलब उन्हें साथ के साथ पता चल जाता है कि जो सामने आपका पर्सन है वो आपसे इम्प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है. इंटरनल कंपटीशन यहाँ पर काम करता है और वो जो सेल्समैन है वो मोटिवेटेड होते हैं बाय एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स. जैसे कि अगर आपने ये अकाउंट ले लिया तो आपको इसके बदले में ये इंसेंटिव मिलेगा. यहाँ पर इस कल्चर में वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, मतलब जो मिलके काम करते हैं टू अचीव देयर
टारगेट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्चर है बेट योर कंपनी कल्चर। इस कल्चर के लिए डील एंड कैनेडी ने कहा था, cultures with big stakes decisions where years pass before employees know whether decisions have paid off. A high risk slow feedback environment। तो ये एक ऐसा कल्चर है जहाँ पर रिस्क हाई है लेकिन फीडबैक जो है वो बहुत ही स्लोली मिलता है। ये कल्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस में चलता है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगते हैं लेकिन उन रिसोर्सेज से जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो बहुत धीरे मिलता है। जैसे कि एग्जांपल की फॉर्म में हमने कहा है एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर एयरक्राफ्ट जो हैं वो बिल्ड किए जाते हैं। तो बहुत आप रिसोर्सेज लगा दोगे लेकिन एयरक्राफ्ट को बिल्ड करने में टाइम लगेगा, तो ये पता नहीं चलता है कि फीडबैक जो है इस वजह से बहुत स्लो मिलता है। तो इन कल्चर्स के अंदर जो फीडबैक है वो बहुत स्लो मिल रहा है, तो फोकस जो किया जाता है वो राइट डिसीजन मेकिंग पे किया जाता है, क्योंकि अगर डिसीजन गलत हुआ तो जो हमने काम किया है वो सब इरिवर्सिबल है, क्योंकि अब हम इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म फोकस के साथ प्लस कलेक्टिवली यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं क्योंकि पूरी कंपनी जो है वो स्टेक पर होती है। द लास्ट टाइप ऑफ कल्चर इन दिस मॉडल इज प्रोसेस कल्चर। इसके लिए डील एंड कैनेडी ने कहा था, अ वर्ड ऑफ लिटिल और नो फीडबैक वेयर एम्प्लॉयज फाइंड इट हार्ड to measure what they do, instead they concentrate on how it's done. We have another name for this culture when the processes get out of control, bureaucracy. तो ये वो कल्चर है जहाँ पर जो फीडबैक है वो स्लो है और रिस्क जो है वो भी लो है। बट इस कल्चर के साथ क्या है कि अगर जो प्रोसेसेस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो मतलब ये ब्यूरोक्रेटिक कल्चर बन जाता है। तो ये एक ऐसा कल्चर है जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको टू द पॉइंट फॉलो करना पड़ता है और जो यहाँ पर मेंटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। क्योंकि फीडबैक जो है वो स्लो है तो यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशंस में फीडबैक या परफॉर्मेंस रिव्यूज़ मेजर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सुपीरियर की आइडियोलॉजी पे काम करना होता है। जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉलो करती हैं इस कल्चर को। फिर से क्योंकि फीडबैक इमीडिएट नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में कि वो काम को कैसे कर रहे हैं। जनरली टेक्निकल एक्सीलेंस को यहाँ पर वैल्यू किया जाता है और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फोकस करते हैं ऑन डिटेल्स कि वो काम को बिल्कुल ठीक करें, ठीक है। और आउटकम क्योंकि यहाँ पर बहुत आउटकम के लिए यहाँ पर बहुत वेट करना पड़ता है। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू डील एंड कैनेडी। नेक्स्ट मॉडल जो है अब हमारा वो है हैंडीज 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। चार्ल्स हैंडी ने ये मॉडल दिया था और इस मॉडल में उन्होंने जो 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आइडेंटिफाई किए थे वो किए थे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन मतलब कितनी फॉर्मल वे में काम किया जा रहा है, फॉर्मल अथॉरिटी जैसे कितनी प्रिवेल कर रही है, हाई है या लो है। इसी तरह से सेंट्रलाइजेशन हाई है या लो है, मतलब सेंट्रलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में या डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस पे काम हो रहा है। इस बेसिस पर 4 कल्चर्स आइडेंटिफाई किए गए, पावर कल्चर, पर्सन कल्चर, टास्क कल्चर और रोल कल्चर। तो देखते हैं ये कल्चर्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर कल्चर की। पावर कल्चर में हाई फॉर्मलाइजेशन है और लो सेंट्रलाइजेशन है। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर पावर जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है, उन लोगों के पास होती है जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, उन लोगों को जिनके पास पावर है स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लोग माने जाते हैं। ये जो डिसीजन मेकर्स हैं ये अपने काम को फर्दर डेलीगेट कर देते हैं और जो इनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय कि वो अपने सुपीरियर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इन्हें वही करना होता है जो इनके सुपीरियर्स कहते हैं। पावर कल्चर जो है वो जनरली एंटरप्रेन्योरियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में या स्मॉल बिजनेसेस में जो है वर्क करता है। पावर कल्चर के अंदर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है तो इसीलिए यहाँ पर जनरली फाउंडर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्चर है पर्सन कल्चर। पर्सन कल्चर के अंदर लो फॉर्मलाइजेशन है और लो सेंट्रलाइजेशन है। पर्सन कल्चर और पीपल कल्चर भी कहा जाता है। यहाँ इस कल्चर में
फॉर्मलाइजेशन लैक करता है, मतलब इनफॉर्मल वे में भी काम होता है और सेंट्रलाइजेशन भी नहीं है, तो सभी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसे वो काम करना चाह रहे हैं वो वैसे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव फ्रीडम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये कल्चर जो है वो जनरली प्रिवेल करेगा लीगल या मेडिकल प्रैक्टिसेस फर्म में, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी प्रोफेशनल फर्म्स जहाँ पर स्टेबल एनवायरनमेंट होता है, मतलब प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है कि काम कैसे होगा। इंडिविजुअल्स जो है वो अपने बेसिस पे काम करते हैं और जो इनको स्टेटस मिलता है वो इनके प्रोफेशन के बेसिस पर इनको मिलता है। इंडिविजुअल्स जो है क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए, तो उनको लिमिटेड गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तो इस कल्चर में लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्चर इज टास्क कल्चर, इन विच देयर इज लो फॉर्मलाइजेशन एंड हाई सेंट्रलाइजेशन। ये कल्चर जो है वो प्रिवेल करता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फर्म्स हो गई या आर्किटेक्ट्स हो गए, ऐसे लोग। ये लोग जो हैं ये अच्छा काम करते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, लेकिन इनके साथ साथ ऐसे लोग भी होते हैं जो टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं। अगर टीम वर्क होगा तो काम जो है वो ज़्यादा अच्छे से होगा। जनरली यहाँ पर लोगों को हायर किया जाता है जैसे ही टास्क अराइव होता है, और जब भी लोगों की ज़रूरत होती है तब ये लोग जो हैं काम करते हैं। ये अच्छा काम करते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, लेकिन साथ में इनके साथ पूरी प्रॉपर टीम होनी चाहिए। लास्ट टाइप ऑफ कल्चर है हमारा रोल कल्चर। रोल कल्चर के अंदर हाई फॉर्मलाइजेशन होता है और हाई सेंट्रलाइजेशन होता है। रोल कल्चर जो है वो जनरली ब्यूरोक्रेसीज या बिग बिजनेसेस में अच्छा काम करते हैं। हाई फॉर्मलाइजेशन है और हाई सेंट्रलाइजेशन है, मतलब आपको रूल्स को फॉलो करना है और जो टास्क आपको दिया जा रहा है, सारे डिसीजंस जो है सेंट्रलाइज्ड हैं, तो जो आपको टास्क दिया जा रहा है आपको वही करना है। सो एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट इज़ आस्क्ड ऑफ देम, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे कम अडेप्टिव होती है, ये अडेप्ट नहीं कर पाती है एनवायरनमेंट को। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अकॉर्डिंग टू हैंडी: पावर कल्चर, पर्सन कल्चर, टास्क कल्चर एंड रोल कल्चर। नेक्स्ट मॉडल इज गॉफी एंड जोन्स SS मॉडल। रॉब गॉफी एंड जेरेथ कोन्स ने डिवाइस किया था SS मॉडल इन 1996। ये मॉडल जो है ये 2 डायमेंशंस देखता है, सोशियबिलिटी एंड सॉलिडेरिटी। सोशियबिलिटी जो है वो एक मेजर है फ्रेंडलीनेस का, मतलब वो लोग जो रिलेट करते हैं केयरिंग फ्रेंडली वे में, आउट ऑफ द वे जाते हैं टू केयर फॉर ईच अदर, उसको हम सोशियबिलिटी कहते हैं। सो सोशियबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ सिंसियर फ्रेंडलीनेस एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल रिलेशंस, मतलब जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये बेस्ड होता है शेयर्ड एटीट्यूड्स, आइडियाज़, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ पे। सॉलिडेरिटी जो है वो एक मेजर है टास्क ओरिएंटेशन का, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो फोकस करते हैं ऑन कॉमन इंटरेस्ट्स एंड गोल्स, मतलब काम करने पे ज़्यादा फोकस होता है। सो इट मेजर्स अ कम्युनिटीज़ एबिलिटी टू परस्यू शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्विकली एंड इफेक्टिवली रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल टाइज, मतलब यहाँ जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको छोड़कर ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस किया जाता है, टास्क्स पे फोकस किया जाता है। तो देखते हैं कि SS मॉडल में कौन कौन से कल्चर्स दिए गए। देखिए, सॉलिडेरिटी लो हाई की फॉर्म में है और सोशियबिलिटी भी लो हाई की फॉर्म में है। उसके बेसिस पर हमारे पास 4 कल्चर्स हैं। वो 4 कल्चर्स हैं नेटवर्क्ड, सबसे पहले है जैसे नेटवर्क जिसमें सोशियबिलिटी हाई है और सॉलिडेरिटी लो है, फिर है फ्रेगमेंटेड, मर्सिनरी और कम्युनल। ये 4 कल्चर्स दिए गए हैं गॉफी एंड जॉन्स के SS मॉडल में। अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात आती है नेटवर्क्ड कल्चर की। नेटवर्क्ड कल्चर जो है इसमें हाई सोशियबिलिटी होती है और लो सॉलिडेरिटी होती है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं उनको देखा जाता है एज फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो फोकस होता है वो फ्रेंडशिप्स पे ज़्यादा होता है, जैसे कि अ नेटवर्क कल्चर इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट पीपल नो एंड लाइक ईच अदर, दे मेक फ्रेंड्स ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पर जो है वहाँ पर जो सोशलाइजेशन है इट लीड्स टू हाई डिग्री ऑफ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स। यहाँ पर एटीट्यूड जो फॉलो किया जाता है वो किया जाता है वी ऑल लुक आफ्टर ईच अदर। इन ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्फेसिस होता है वो ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस पे होता है,
ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने आप को दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डाउन प्ले किया जाता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव वैल्यू सिस्टम है तो डिसीजन लेने में टाइम लगता है, लेकिन जो भी डिसीजन लिया जाता है सब उसको सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो नेटवर्क कल्चर है ना, यहाँ पर नेटवर्क क्रिएट करने में ज़्यादा फोकस किया जाता है और दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा फोकस किया जाता है। सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है जनरली वो इस कल्चर पे फोकस करती हैं, इस कल्चर को फॉलो करती हैं। लेकिन जो लोग सोशल नहीं होते हैं ज़्यादा, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं नेटवर्क कल्चर में, उनके लिए काम इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो चाहते हैं कि हम काम पे फोकस करें, ना कि नेटवर्क कल्चर पे फोकस करें। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेड कल्चर। फ्रेगमेंटेड कल्चर में लो सोशियबिलिटी होती है और लो सॉलिडेरिटी होती है। तो ये जो है ये उन इंडिविजुअल से बना है जो बहुत कम आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो जज की जाती है ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क, और यहाँ पे फ्रेंडलीनेस जो है वो लैक करती है, जैसे हमने कहा कि लो सोशियबिलिटी है। और यहाँ पर जो लोग हैं ना, क्योंकि सॉलिडेरिटी भी लो है और सोशियबिलिटी भी लो है, तो इस वजह से यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो फ्री एजेंट्स की तरह होते हैं और वो काम करते हैं एज इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन भी उनके लिए ज़्यादा लॉयल नहीं होती है, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होते हैं। ये जो है जैसे हम यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, एडवर्टाइजिंग और हाई टेक्नोलॉजी फील्ड्स, या फिर जैसे मैंने पहले कहा था एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में जो है ज़्यादा चलता है। यहाँ जो फिलॉसफी फॉलो की जा रही है वर्क एट एन ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर देमसेल्व्स, मतलब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो रिलेटेड है, लेकिन वो काम जो है वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। वो होता है हमारा फ्रेगमेंटेड कल्चर। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेड कल्चर में जो प्रेस्टीज गेन की जाती है, स्टेटस गेन किया जाता है, वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मर्सनरी कल्चर। मर्सनरी कल्चर में लो सोशियबिलिटी होती है और हाई सॉलिडेरिटी होती है। मतलब यहाँ पर जो लोग होते हैं वो इंटेंस होते हैं और वो डिटरमाइंड होते हैं गोल्स को पूरा करने के लिए। ड्यू टू लो सोशियबिलिटी समटाइम्स यहाँ पर जो है इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो सकता है लोगों का मर्सनरी कल्चर में। मर्सनरी कल्चर जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है नेटवर्क कल्चर का। यहाँ पर मर्सनरी कल्चर में हाई सॉलिडेरिटी है, तो एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाता है compete करने के लिए, लेकिन अगर बाहर से कंपटीशन आ रहा है तो वहाँ पर वो मिलकर भी काम कर सकते हैं। इस कल्चर में जो क्वालिटी होती है वो मिलिट्री क्वालिटी होती है, मतलब जैसे मिलिट्री में काम किया जाता है ना, वैसे यहाँ पर भी काम किया जाता है। इसके एडवांटेज जो है वो यही है कि काम पर फोकस होता है, अच्छा काम करने पर फोकस होता है कि जल्दी से बस काम को कंप्लीट किया जाए। लेकिन ये वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है जब लोग प्रोडक्टिवली काम करने में बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो बट अदरवाइज़ यहाँ पर पूरा फोकस जो है वो काम पर होता है। लास्ट कल्चर है हमारा कम्युनल कल्चर। कम्युनल कल्चर में सोशियबिलिटी भी हाई है और सॉलिडेरिटी भी हाई है। तो इसका मतलब इस कल्चर में फ्रेंडशिप और परफॉर्मेंस दोनों पर फोकस किया जाता है कि काम भी करना है, लोगों के साथ मिलकर काम करना है और पूरे फोकस के साथ काम करना है। ठीक है, तो कम्युनल कल्चर में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है मर्सिनरी कल्चर का और नेटवर्क्ड कल्चर का। रिजल्ट्स पे फोकस किया जाता है लेकिन लोगों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। तो गोफी एंड जॉन्स ने यहाँ पर एग्जाम्पल यूज़ किया था ऐसी स्टार्टअप कंपनी का जिसका फोकस जो है वो सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल गोल पर है। कम्युनल कल्चर्स जो हैं, क्योंकि फोकस जो है यहाँ पर जैसे मैंने कहा सिंगल प्रोडक्ट पर है, तो ये काम जो है ना उसी पर बिल्कुल फोकस होके करते हैं। कम्युनल कल्चर जो है वो रिलेट करता है कहीं ना कहीं जापानीज़ कल्चर से, क्योंकि जैसे जापान में होता है कि बिजनेस वर्क एथिक के साथ आपको लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप भी बनाकर रखनी है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं जापानीज़ कल्चर में। लेकिन ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता है, जल्दी ही ये किसी और टाइप ऑफ कल्चर में इवॉल्व हो जाता है।
सो ये था हमारा गोफी एंड जॉन्स का SS मॉडल, जिसमें हमने बात की है नेटवर्क्ड कल्चर की, जहाँ पर फोकस किया जाता है लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा। फ्रेगमेंटेड कल्चर की, फ्रेगमेंटेड कल्चर में जो फोकस होता है वो होता है काम पर, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा मर्सनरी कल्चर। मर्सनरी कल्चर जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंस काम पर होता है, और कम्युनल कल्चर में हम मर्सनरी कल्चर और एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है ये नेटवर्क्ड कल्चर का। नेक्स्ट मॉडल है हमारा ट्रॉम्पिनाज 4 डाइवर्सिटी कल्चर्स। ये मॉडल जो है वो ट्रॉम्पिनार और हैम्पटन टर्नर ने सजेस्ट किया था, और ये बेस्ड है 2 डायमेंशंस पे, पीपल वर्सेस टास्क, पीपल वर्सेस टास्क पे। पीपल वर्सेस स्टाइल का मतलब इनफॉर्मल स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, और अगर टास्क है तो मतलब फॉर्मल स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर है हिरार्किकल या सेंट्रलाइज्ड, और यहाँ पर है इजलिटेरियन या डिसेंट्रलाइज्ड। हिरार्किकल मतलब प्रॉपर हिरार्की फॉलो की जाती है हर काम में। इजलिटेरियन का मतलब ये है कि कोई प्रॉपर हिरार्की नहीं है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो इस बेसिस पर इस मॉडल में 4 जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, 4 टाइप ऑफ कल्चर। सबसे पहले है फैमिली कल्चर, फिर है आईफल टावर कल्चर, देन गाइडेड मिसाइल कल्चर, एंड लास्ट इज इंक्यूबेटर कल्चर। सो लेट्स सी व्हाट ऑल दीज मीन्स। सबसे पहले आता है आपका फैमिली कल्चर। फैमिली कल्चर जो है वो फोकस करता है ऑन पीपल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन हिरार्कीज। तो फैमिली कल्चर जो है वो बेसिकली पावर बेस्ड कल्चर है, ठीक है, जिसके अंदर फोकस जो है वो लोगों पे है और हिरार्की पे है। इस तरह के कल्चर में एक पावरफुल फादर फिगर जनरली होता है जो हेड करता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को। प्रमोशन जो है इस तरह के कल्चर में सीनियरिटी के बेसिस पे दी जाती है, और एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मतलब ये कम्प्लीटली कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने सीनियर कलीग्स के लिए। देन वी हैव आईफल टावर कल्चर। आईफल टावर कल्चर के अंदर फोकस होता है टास्क पे, और ये बेस्ड होता है हिरार्की में। तो एक तरह से ये टास्क ओरिएंटेड कल्चर है जो हिरार्की के बेस पर चल रहा है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिजिड डिवीजन ऑफ लेबर को फॉलो किया जाता है, और जो भी स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं एम्प्लॉयज़ को उसी को फॉलो करना पड़ता है। मतलब एम्प्लॉयज़ शुड नो दैट व्हाट दे आर सपोज टू डू, और कोऑर्डिनेट किया जाता है हर काम को। आईफल टावर कल्चर में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं स्ट्रक्चर को देन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट वी हैव गाइडेड मिसाइल कल्चर। गाइडेड मिसाइल कल्चर में द फोकस इज ऑन टास्क एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इजलिटेरियनिज्म। दैट मीन्स हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो गाइडेड मिसाइल कल्चर में बेसिकली क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ से यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी करने की ज़रूरत है वो करेंगे। हालांकि यहाँ पर रोल्स जो हैं वो एडवांस में सेट नहीं किए जाते हैं लाइक इन आईफल टावर टाइप ऑफ कल्चर। लास्ट आता है हमारा इसमें इंक्यूबेटर कल्चर। इंक्यूबेटर कल्चर में फोकस किया जाता है ऑन पीपल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इजलिटेरियनिज्म। इंक्यूबेटर कल्चर जो है वो वैल्यू करता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट को। जो ऑर्गेनाइजेशंस इंक्यूबेटर कल्चर फॉलो करती हैं वो स्ट्रक्चर पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं और हिरार्कीज़ पे भी ध्यान नहीं देती हैं, और एम्प्लॉयज़ सिर्फ तभी डिमांड करते हैं अथॉरिटी अगर उनके आइडियाज़ जो हैं वो मोटिवेटिंग है या फिर इनोवेटिव है। तो बेसिकली इंक्यूबेटर कल्चर में इक्वालिटी और लोगों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से उनको सेकेंडरी रखा जाता है। तो ये है हमारा ट्रॉम्पिनाज 4 डाइवर्सिटी कल्चर्स, जिसमें हमने बात की फैमिली कल्चर की, आईफल टावर कल्चर की, गाइडेड मिसाइल कल्चर की और इंक्यूबेटर कल्चर की। ट्रॉम्पिनार ने बेसिकली ये कहा था कि जो 4 टाइप्स ऑफ कल्चर हैं ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक बार में ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से एक से ज़्यादा कल्चर भी प्रिवेल कर सकता है। सो दिस इज ट्रॉम्पिनाज 4 डाइवर्सिटी कल्चर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब ये देखते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंस्ट्रूमेंट है ये एक सक्सेसफुल रिसर्च मेथड है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन की करंट और प्रेफर्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर हम उसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ये मेथडोलॉजी जो है इसके लिए एक रिसर्च क्वेश्चनर बनाया गया था जो डॉक्टर किम कैमरन और डॉक्टर रॉबर्ट क्विन ने बनाया था, उसके थ्रू हम ये असेस करते हैं।
ये टूल जो है ये दो चीज़ों पे फोकस करता है, एक है इंटरनल फोकस एंड इंटीग्रेशन वर्सेस एक्सटर्नल फोकस एंड डिफरेंशिएशन, और दूसरा है स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रीशन। तो ये हम मॉडल देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मॉडल में दिया गया है, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फोकस एंड इंटीग्रेशन की। इंटरनल फोकस एंड इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनली सेंटर्ड है, मतलब दे नो दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड हाउ दे वांट टू वर्क। ठीक है, जब अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल फोकस्ड होगी और डिफरेंशिएशन होगा तो इसका मतलब है वो ये देख रहे हैं दैट व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, या हमारे क्लाइंट्स के लिए या मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे जो दूसरी डायमेंशन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रीशन और स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर्स फ्लेक्सिबिलिटी, और स्टेबिलिटी का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको स्टेबिलिटी चाहिए। इस बेसिस पर हमारे पास 4 कल्चर्स हैं, क्लैन, एडोक्रेसी, मार्केट एंड हिरार्की। नाउ विल सी ईच ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लैन कल्चर की। क्लैन कल्चर में बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इंटरनल फोकस होता है। यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है कैमरन और क्विन ने एज अ प्लेजेंट प्लेस टू वर्क वेयर पीपल हैव अ लॉट इन कॉमन। मतलब क्लैन जो है उसको हम एक तरह से लेते हैं फैमिली की तरह, कि ऐसे लोग जिनमें बहुत कुछ कॉमन होता है उन लोगों को हम क्लैन कहते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक फैमिली की तरह होता है, विच इज़ बेस्ड ऑन लॉयल्टी एंड ट्रेडिशन। ठीक है, यहाँ पर ये बिलीव किया जाता है कि इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन में फेयरली ट्रीट किया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसके लिए एम्प्लॉयज़ जो हैं खुद को अकाउंटेबल समझते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में फोकस किया जाता है ऑन डेवलपिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, तो ताकि वो सक्सेस अचीव कर सकें बाय एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो ये है हमारा क्लैन कल्चर। नेक्स्ट आता है एडोक्रेसी, या इसको हम एंटरप्रेन्योरियल कल्चर भी बोलते हैं। इस कल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और एक्सटर्नल फोकस होता है। इसके लिए कहा गया है अ डायनामिक, एंटरप्रेन्योरियल एंड क्रिएटिव प्लेस टू वर्क। तो यहाँ पर एक डायनामिक वर्किंग एनवायरनमेंट प्रिवेल करता है जहाँ पर बिहेवियर जो है वो बेस्ड होता है सक्सेसफुल इनोवेशन और रिस्क टेकिंग पर। मतलब यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो क्लाइंट्स हैं उनको यूनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएं। इनिशिएटिव, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम, इन सबको एंकरेज किया जाता है, क्रिएटिविटी को एंकरेज किया जाता है, और फोकस जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन पे होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ कहा गया है दिस कल्चर डज नॉट क्विकली रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, इट क्रिएट्स चेंज। यहाँ पर ये खुद से चेंज जो है वो क्रिएट करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन करती है, इनोवेशन करती है, ताकि एक बॉन्ड क्रिएट कर सके वर्कर्स के बीच में, सो दैट लॉन्ग टर्म गोल्स कैन बी अचीव्ड, और इसके साथ साथ नए तरीके डेवलप किए जा सकें काम को करने के लिए, उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर में हमारा था स्टेबिलिटी एंड एक्सटर्नल फोकस। तो यहाँ पर कहा गया है अ रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हुज मेजर कंसर्न इज गेटिंग द जॉब डन। तो बेसिकली ये एक रिजल्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जहाँ पर काम को करने में और जीतने पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं और हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल में वो कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप का होता है, जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिलीव करता है परफॉर्मेंस देने में, और ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली फिर रिवॉर्ड देती है। इस कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रॉमिस सिक्योरिटी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह रही है आपकी जॉब सिक्योर है, और साथ में इंडिविजुअल ये नहीं कह रहा है कि मैं लॉयल रहूँगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। उसे अगर बेटर ऑफर मिलेगा तो वो स्विच कर जाएगा। तो ये है हमारा मार्केट कल्चर। लास्ट कल्चर इज़ हिरार्की कल्चर। हिरार्की कल्चर में स्टेबिलिटी होती है और इंटरनल फोकस होता है। यहाँ पर कहा गया है अ वेरी फॉर्मलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्लेस टू वर्क विच इज़ फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी। तो ये एक फॉर्मल और हाईली स्ट्रक्चर्ड वर्किंग एनवायरनमेंट होता है इस कल्चर में, जहाँ पर प्रोसीजर्स, रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव किया जाता है। मतलब जो रूल्स कह रहे हैं आपको एग्जैक्टली वही उसी तरह से काम करना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी होती है, और ब्यूरोक्रेसी है तो प्रिडिक्टेबिलिटी होगी, एफिशिएंसी होगी और स्टेबिलिटी भी होगी।
क्लियरली रोल्स डिफाइंड होते हैं, फॉर्मल रोल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं जिसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो काम जो है वो फ्लूइडली हो जाता है क्योंकि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी भी है, तो स्टेबिलिटी इंश्योर करती है एफिशिएंसी, कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये है हमारा हिरार्की कल्चर। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट हमने 4 टाइप्स ऑफ कल्चर किए हैं: क्लैन कल्चर, एडोक्रेसी कल्चर, मार्केट कल्चर एंड हिरार्की कल्चर। तो यहाँ पर हमारे मॉडल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट जो है, अब आते हैं अदर टाइप्स ऑफ कल्चर। द फर्स्ट टाइप इज़ एकेडमी कल्चर। जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं एकेडमी कल्चर को, वो हायर करती हैं स्किल्ड इंडिविजुअल्स को। जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो इनको डेलीगेट की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस। एकेडमी कल्चर में फोकस किया जाता है अबाउट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ताकि वो और ज़्यादा उनके स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सकें। तो मैनेजमेंट बहुत सिंसियरली एफर्ट करती है अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे टाइम तक रहते हैं और ग्रो करते हैं। जनरली एकेडमी कल्चर जो है वो फॉलो किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, ये जो हैं वो जनरली अडॉप्ट करती हैं एकेडमी कल्चर को। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्चर इज़ बेसबॉल टीम कल्चर। इस कल्चर में एम्प्लॉयज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉयज़ जो हैं माना जाता है कि उनके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं टू डू द टास्क्स। ये एम्प्लॉयज़ जो हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो इनको ईज़िली कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। तो ऐसा कल्चर जो है वो प्रिवेल करता है फास्ट पेस्ड और हाई रिस्क ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इवेंट मैनेजमेंट फर्म्स या एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्चर इज़ क्लब कल्चर। वो ऑर्गेनाइजेशंस क्लब कल्चर फॉलो करती हैं जिनमें एम्प्लॉयज़, स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है विद स्पेशल क्वालिफिकेशंस एंड इंटरेस्ट। हर एम्प्लॉय वो काम कर रहा है जिसमें वो बेस्ट है, और अप्रेजल्स जो हैं यहाँ पर रेगुलरली दिए जाते हैं। इस कल्चर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ग्रुप में रहकर काम कर सकें। जनरली इस कल्चर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बॉटम से स्टार्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रमोशन, इंटरनल प्रमोशन करती है और सीनियरिटी को वैल्यू करती है। ये कल्चर जनरली प्रिवेल करता है मिलिट्री और लॉ फर्म्स में। नेक्स्ट है हमारा फोर्ट्रेस कल्चर। फोर्ट्रेस कल्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो श्योर नहीं होते हैं अपने करियर को, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई तो इसमें सबसे बड़ा लॉस जो है वो इंडिविजुअल्स का होता है, एम्प्लॉयज़ का होता है। जनरली ये कल्चर प्रिवेल करता है स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स या लोन प्रोवाइडिंग फर्म्स या जो सेविंग पे फोकस करती हैं, वहाँ पे ये फोर्ट्रेस कल्चर प्रिवेल करता है। तो तो इसका मतलब है अगर कोई स्टॉक ब्रोकिंग फर्म जो है वो फेल हो गई तो एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ये थे कुछ और टाइप्स। अब जो हम नेक्स्ट टाइप्स कर रहे हैं वो हम कंपैरिजन की फॉर्म में कर रहे हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर नॉर्मेटिव एंड प्रेगमेटिक कल्चर। एज द नेम सजेस्ट, नॉर्मेटिव कल्चर में नॉर्म्स, दैट मीन्स रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एम्प्लॉयज़ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, और कोई भी एम्प्लॉय को अलाउड नहीं होता है कि वो रूल्स को ब्रेक करें। वहीं बिल्कुल अपोजिट है प्रेगमेटिक कल्चर। प्रेगमेटिक कल्चर में कोई फोकस नहीं दिया जाता है रूल्स पे। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होता है, दैट मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। यहाँ पर कस्टमर्स को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है, और गॉड को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी करने की ज़रूरत पड़े वो यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर जो है वो डोमिनेंट कल्चर है जो एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर है। ये कल्चर जो है वो डिफ़र करता है एट द लेवल ऑफ वैल्यूज़, जैसे कि वैल्यूज़ हो गई आपकी गुड वर्सेस इविल, और इस कल्चर को चेंज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये कल्चर जनरली हम बहुत छोटी एज में सीख लेते हैं और ये डीपली रूटेड होता है हमारे अंदर, तो इसको चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है। वहीं पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कॉमन बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को और नॉर्म्स को।
ये कल्चर जो है वो सुपरफिशियल लेवल पे डिफ़र करता है, जैसे कि सिंबल्स हो गए, हीरोज़ हो गए, रिचुअल्स हो गए। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, सिंबल्स, रिचुअल्स, सेरेमनीज़ का मतलब। और इस कल्चर को हम जॉब पे लर्न करते हैं तो ये एज़ कम्पेयर टू नेशनल कल्चर कंपैरेटिवली ईजी होता है टू चेंज। देन वी हैव मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक कल्चर्स। मैकेनिस्टिक कल्चर्स एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कल्चर है जहाँ पे अथॉरिटी जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड सिमिलरली द कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन फॉलो की जाती है ऑफ वी वर्सेस दे। मतलब क्या है, यहाँ पर डिपार्टमेंटल लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है और इंटर डिपार्टमेंटल एनिमोसिटी भी ज़्यादा होती है। तो एक तरह से वी वर्सेस दे वाली सिचुएशन होती है। जनरली ये कल्चर जो है वो रेजिस्ट करता है चेंज और इनोवेशन को। वहीं पर इसके अपोजिट है ऑर्गेनिक कल्चर। ऑर्गेनिक कल्चर के अंदर एम्फेसिस जो है वो फॉर्मल अथॉरिटी पे नहीं दिया जाता है, डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज पे नहीं दिया जाता है, ना ही फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, बल्कि यहाँ पर फोकस जो है वो काम को करने पर, टीम वर्क पे, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इस पे दिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आती है तो वहाँ पर जो हिरार्की में टॉप पर है उससे सॉल्यूशन ना लेकर जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज है उससे सॉल्यूशन लिया जाता है। इस वजह से यहाँ पर डीप अंडरस्टैंडिंग होती है स्टाफ में, और ये कल्चर जो है वो स्ट्रेस करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, कंसल्टेशन को, चेंज को और इनोवेशन को। नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्चर्स हैं अथॉरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर्स। अथॉरिटेरियन कल्चर में पावर जो है वो लीडर के पास होती है और एक्सपेक्ट किया जाता है हर कोई लीडर की बात को मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाती है टू सेट एन एग्जाम्पल। बेसिक एजम्पशन है यहाँ पर कि लीडर जो जानता है ना वो सबसे बेस्ट जानता है और वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में ही डिसीजंस लेगा। वहीं पर पार्टिसिपेटिव कल्चर जो है वहाँ पर फॉलो किया जाता है कि अगर पार्टिसिपेशन होगी तो सबसे बेस्ट रहेगा, मतलब कमिटेड होंगे लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बेटर तब होगा जब सब मिलकर डिसीजन लेंगे। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब जो प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये कल्चर प्रिवेल करता है। देन वी हैव डोमिनेंट एंड सब कल्चर्स। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पर जनरली डोमिनेंट कल्चर होता है। मतलब क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है, प्लस मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ उस कल्चर को फॉलो करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग ही पर्सनालिटी निकाल के सामने लाता है और सभी एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ जो हैं, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ये शेयर्ड होती हैं, कॉमन बिलीव्स होती हैं उनकी। वहीं पर सब कल्चर जो है वो उसका मतलब है कि ये डिफरेंट होता है। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कल्चर्स जब एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम सब कल्चर्स कहते हैं। ये सब कल्चर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स, जोग्राफिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ऊपर कैप पहन रहा है, वो डिनोट कर रहा है कि वो आपका जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। वहीं पर आपका जो सपोज़ सेल्स डिपार्टमेंट है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो टाई वेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों का अलग अलग कल्चर है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ लाइक सब कल्चर। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग, वीक एंड अनहेल्दी कल्चर्स। अब स्ट्रॉन्ग, वीक और अनहेल्दी कल्चर्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कल्चर की। स्ट्रॉन्ग कल्चर में जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं सभी एम्प्लॉयज़ कॉमनली शेयर करते हैं। इस कल्चर की वजह से, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वैल्यूज़ को, आइडियाज़ को, एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को शेयर कर रहे हैं, सो दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड टर्नओवर एंड लोअर एब्सेंटिज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड, इसमें इसका रिजल्ट आता है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बीच में एक हाई अग्रीमेंट है अबाउट हाउ टू डू द टास्क और हाउ टू बिहेव। तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस जो स्ट्रॉन्ग कल्चर शेयर कर रही हैं वो बेटर परफॉर्म करती है एज अपोज टू वीक और अनहेल्दी कल्चर्स। यहाँ पर टीम वर्क में काम किया जाता है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ एम्पावर्ड होते हैं कि वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसी के अपोजिट वीक कल्चर को देखें तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सब कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट रिप्रेजेंट्स वीक कल्चर्स। मतलब हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना कल्चर फॉलो कर रहा है, कोई कॉमन कल्चर जो है वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। इस वजह से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़, आइडियाज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स,
कोई कॉमन सेंस, कॉमन आइडेंटिटी नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बीच में, और इस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना नहीं मान पाते हैं और अपना समझ के काम नहीं कर पाते हैं। अनहेल्दी कल्चर जो है वो एक ऐसा पॉलिटिकल इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में पावर होती है और वो अपनी ही चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जनरली उन लोगों के हाथ में पावर होती है जो बजट के अंदर काम कर लेते हैं, क्लोज सुपरविजन जो करते हैं, और अपना अपना विजन, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ही अडॉप्ट करते हैं। दे डोंट लुक आउटसाइड द बॉक्स, और वो सिर्फ अपने बेसिस पर ही काम जो है वो करते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्रास्ट थे डिफरेंट कल्चर्स के बीच में। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ये हमने आज कंप्लीट किए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। Before ending the video, please ensure that you have subscribed to our channel, and if you haven't subscribed, please subscribe. आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी आप बता सकते हैं। So that's all for today. Thank you. Happy learning. We'll meet you soon with a new video. Thank you.